आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में अपने सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट को, जिसका नाम है कार्बोकैटायन। तो आज हम कार्बोकैटायन के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार हम लोग कार्बोकैटायन में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, कि सर आखिरकार कार्बोकैटायन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आज का हमारा स्टार्टिंग यही होगा। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कि आखिरकार जो कार्बोकैटायन होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बाद हम जो इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास कितने तरह के कार्बोकैटायन होते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक तरीके से जीओसी फर्स्ट पार्ट के एप्लीकेशंस के बेसिस पर हो जाएगा, उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और फिर हमारे पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन, कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहां पर आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, या फिर कौन कौन सी रिएक्शंस में आप लोग कार्बोकैटायन टॉपिक की बात करेंगे। देखो ये वाले सारे टॉपिक्स तो आपके पास हो ही गए। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप इन सारे टॉपिक को एक तरफ कर दो और उस टॉपिक को एक तरफ रखो तो बात बराबर है। उस टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कार्बोकैटायन टॉपिक, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम इसको एकदम डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर आखिरकार कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन होता क्या है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वह कार्बोकैटायन है या कि कोई और रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीशीज है। मान लो मैं आप लोगों से एग्जांपल लेता हूँ CH4। आप सबको पता है हमारे पास क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 का मतलब, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक H हटाकर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम का मतलब मेरी दुनिया में हैलोजेंस होते हैं, या फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या आयोडीन हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर X। बात समझ में आ रही है। अब आपने जब ऐसे बनाया तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे। आप सभी को पता है जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक के, उसमें दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 के बराबर नहीं है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पुराने लेक्चर्स के माध्यम से कि बताइए यहाँ पर किस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर नहीं है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है सर, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3+, और X माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही है। X माइनस बाहर निकल जाएगा, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बाहर निकलने का माइनस, और CH3+ का फॉर्मेशन जाएगा। ये जो आपके पास कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज रूप, कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज रूप कहो या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कहो, इसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब इसके बारे में हमें बहुत सारी बातें जाननी है। तो सबसे पहली बात तो हमने जान ली कि यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब मैं इसके नाम की बात करता हूं। तो देखो, इसको पुराने समय में हम लोग कार्बोनियम आयन भी कहते थे, कार्बोनियम आयन, क्योंकि जनरली पुराने समय पर जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी उसमें लास्ट में EM लगाते थे, जैसे H3O+ हाइड्रोनियम, NH3+ अमोनियम, वैसे ही कुछ फील आ रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं वो हम लोग कार्बोकैटायन ही ज्यादातर यूज करते हैं। अब अगली बात, इसकी आखिरकार हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल फंडा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ही सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन है तो अब मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो आप ज्योमेट्री क्या बोलोगे, सर यहां पर जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, या यूं कहिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ sp2 हाइब्रिडेशन एसोसिएट रहती है।
अब सर इस बात को अच्छे से समझाओ कि सर आखिरकार ये हुआ कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो देखो, अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये मॉडल है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ये CH4 दिख रहा है, टेट्राहेड्रल है। अब इस CH4 से मान लो यहाँ पर ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लिविंग ग्रुप है, इसमें लिविंग ग्रुप का मतलब सिंपल सा क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ लीव कर जाए, उसी को लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसको डिटेल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। मान लो ये यहाँ से इस तरीके से लीव कर गया, तो पहले जब ये जुड़ा था तब इस समय इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। आपको पता है टेट्राहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री। लेकिन जैसे ही ये लीव कर गया तो अब यहाँ पर ये क्या चाहेंगे, एटम्स अपने आप को प्लेन में लाना चाहेंगे। अब प्लेन में क्यों लाएंगे, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल से ट्रायगोनल प्लेनर की तरफ जाने पर बॉन्ड एंगल 11 डिग्री समथिंग बढ़ेगा, 120 डिग्री आएगा। तो दुनिया का हर एक एटम जब सराउंडिंग एटम होता है वो सेंट्रल एटम के अराउंड में स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहता है, मतलब कम से कम रिपल्शन होना चाहिए। तो ये अपने आप को प्लेन में लाना चाहेंगे। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा अच्छे से ही समझाऊं तो पहले ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, बिल्कुल सही बात है इस वाले केस में। लेकिन अब ज्योमेट्री आपके पास कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर को समझने के लिए हम एग्जांपल समझ सकते हैं ऐसे। ये चौक थोड़ी सी छोटी पड़ गई। ये एक बॉन्ड है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, और बीच में आपके पास कार्बन है। तो अगर मैं थोड़े से इसके ज्योमेट्री के बारे में बात करता हूँ तो हम ऐसे ही बात करेंगे। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ H है और यहाँ H है, और इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से वैकेंट p ऑर्बिटल है, पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या दिखा रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो अब यहाँ से हमें और भी बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। जैसे सबसे पहली बात कि ये वैकेंट p ऑर्बिटल अगर है तो यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। या आप ऐसे कह लो इस पे, क्योंकि सिर्फ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे कहोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और आपको पता है जब भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं तो वह स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो एक और जानकारी निकल के आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इस पर अटैक करने कौन आएगा, आप खुद बताइए। मैंने बोल रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वहां पर अटैक, सिंपल सी बात है, कम वाला सामने आएगा, और जहां पर कम हो वहां पर ज्यादा वाला आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो यहाँ पर जो अटैक करने आएगा वो कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ से हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से हमारे पास ज्योमेट्री है, मान लो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश हमारे पास ये है, कोशिश ये है। देखो, मैं अगर बात करता हूं, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से दिख रहा है आपको ये दोनों, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, इस तरीके से दिख रहा है। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड है। ट्रायगोनल प्लेनर है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल मौजूद होगा परपेंडिकुलर। अब मान लो सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, पक्की बात है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये अटैक ऊपर से भी कर सकता है और ये अटैक नीचे से भी कर सकता है। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, जो कि 50-50% देखने को मिलते हैं और जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेसमाइजेशन आता है। अब हर बार ऐसा नहीं होता, तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे रेसमिक मिक्सचर का। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हर बार जरूरी नहीं रेसिंग मिक्सचर मिले, वो तो डिपेंड करता है कि अगर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह आ जाए, कोई ग्रुप लगा हो तो ऊपर से अटैक क्या पता कम हो, नीचे से अटैक ज्यादा हो। तो यहीं से हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये सारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतने समझने की जरूरत है, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर आखिरकार वो कौन कौन सी जगह हैं, या किस तरीके से हम पहचानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा। तो देखो, हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से कैसे फॉर्म करते हैं कार्बोकेटाइन, तो देखो मान लो ये आपके पास एल्कीन है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको पता है ये पाई बॉन्ड है, और हमेशा जहाँ पर भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं
तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियोफाइल पढ़ाते समय। जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ाते तो उस केस में पढ़ाते जब भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम मानते हैं। तो पक्की सी बात है, इस पर अटैक कौन करने आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और ये इसका आरडीएस स्टेप होता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगाता हूँ तो देखो सिमेट्रिकल लेकिन है, तो इस तरफ लगा देता हूँ। जैसे ही लगाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास कैसी तस्वीर आ जाएगी? यहाँ पर ऐसे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस तरीके से। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ? यहाँ लग जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की तस्वीर दिखेगी। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा ई, और अगले स्टेप में आपकी रिएक्शन होती रहेगी। हम यहाँ पर रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन समझ रहे हैं। मतलब पहला तरीका तो ये है कि जब आप एल्कीन से फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग को पहले पुराने लेक्चर जरूर देखने हैं जो सीक्वेंस में आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तब जाके ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या करवा रहे हो? ऐड करवा रहे हो, तो ये एडिशन है पहली बात। और किसके द्वारा करवा रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो मैंने जो अभी नाम लिया था वो यही लिया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो मैकेनिज्म पढ़ाते समय मैं आपको बहुत डिटेल में बात करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अभी आपको दिल पे नहीं लेना ये क्या है, पहला तरीका। अगर मैं आपसे दूसरे तरीके की बात करता हूं तो वो दूसरा तरीका होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब देखो इस वाले केस में कैसे होगा? आपके पास यहां पर Rx होता है। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर R पर पॉजिटिव और X पर नेगेटिव ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ सकते हैं। अगर इस R पर कार्बन चेन पर पॉजिटिव है तो पक्की बात है सामने कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम यहाँ पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल को, मतलब लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लीविंग ग्रुप क्या होते हैं? जो कि लीव कर जाएं अपने ही कंपाउंड से। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RNU। हमें इसको नहीं समझना था, हमें यहाँ पर ये समझना था कि R+ का फॉर्मेशन होता है, और R+ के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वह यहाँ पर RNU बना देगा। ये तो पूरी रिएक्शन हो गई, लेकिन ये जो बीच में बन रहा है इसके फॉर्मेशन को समझना है। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल में एक्वस QH लेंगे तो देखो क्या होता है? Rx लिया आपने, यहाँ पर आपने एक्वस QH लिया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और आपके पास RNU का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इस एरो वेरो को हटा दो अगर आपको डर लग रहा है, लेकिन आप समझो कि एल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके थोड़े से मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ, नोट मॉडिफिकेशन सिंपल सा ये है, यदि आपके पास RCH2 और यहाँ पर लीविंग ग्रुप मौजूद है। लीविंग ग्रुप वो सभी होते हैं जिनके ऊपर बाहर निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। लीविंग ग्रुप वो सभी होते हैं जिनके बाद बाहर निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। जितने भी हैलोजेंस होते हैं आप उनको लिविंग ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो हमारे पास पक्की बात है यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना ही होना है, होना ही होना है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हो। तो दो जगह हो गई। ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा है, और हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, X को हटा के NU आ रहा है। तो इस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो दूसरी जगह है, यहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे कार्बोकेटाइन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस तरीके से। तो मैं अगर आपसे तीसरे वाले की बात करता हूं तो वो होता है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप देखो कि किस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब सिंपली आप लोगों के लिए होता है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगर मैं मान लो आपके सामने बेंजीन लेता हूं, लो यहाँ पर बेंजीन ले लिया इस तरीके से। जैसे ही हमने यहाँ पर बेंजीन लिया, ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये कैसा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अभी मैंने बात की थी, देखो यहाँ पर ध्यान से एल्कीन, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे तो इलेक्ट्रॉन रिच था। जो भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो पक्की बात है यहाँ अटैक कौन करने आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रखेगा। अब मैं इसके अटैक को समझना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने पाई बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट किया। आप जो ये कर रहे हो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको GOC के अंदर। ठीक है, जैसे ही किया तो आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बना सकते हो। कैसी तस्वीर? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस तरीके से। अब पता है ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा? नेगेटिव। तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ऐसे ही आप डिटेल में बहुत सारी बातें कर सकते हो। एक और अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो एक कॉन्सेप्ट होता है एरोमेटिसिटी गेन, मतलब कार्बोकेटाइन का जो बनना होता है उसका एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन और होता है एरोमेटिसिटी का, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर आना। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ पर आपके पास क्या है, Cl है, और मैं यहाँ पर लेके आता हूँ AgNO3। अब देखो AgNO3 से क्या आएगा, आपके पास Ag+ आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इससे Ag+ आएगा तो Ag+ क्या होता है, हेलोजन कैरियर होता है, तो इसके हेलोजन को कैसे कैरी करेगा? देखो एक्चुअली कहानी ये होती है, इस पे लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव आते ही वह बाहर निकल जाएगा सिस्टम से और आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। समझ लो, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, मतलब ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये कैसा बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहला फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा क्या हो रहा है, H को हटाकर E आ रहा है, तो हम इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करता हूं तो हमारे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं। एक कार्बोकेटाइन होता है हमारे पास क्लासिकल कार्बोकेटाइन और एक कार्बोकेटाइन होते हैं हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। देखो जो आपने आज तक या अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए जिसमें आपने कार्बोकेटाइन देखा वो सभी क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। हम ऐसे बोल सकते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है उस स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जैसे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव। वहीं पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, जैसे कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। अभी आपके केस में बस इतना ही आपको अच्छे से समझना है। फिर समझिए, क्लासिकल कार्बोकेटाइन के केस में आप स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब वो बात अलग है कि +R करेगा या -R करेगा, इसको हम अपने अगले सेपरेट लेक्चर में समझने वाले हैं। और इस वाले केस में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। जैसे मान लो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आपसे मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन के बारे में बात की थी, तो क्या आप इसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस? यहां से क्या लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अरे अगर इस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये जो फिनाइल रिंग है इसको क्या दे रहा है, +R दे रहा है, और +R देने की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी को गवर्न कर रहा है विद द बेसिस ऑफ +R। अब ऐसे ही मैं एग्जांपल की बात करता हूँ CH3, CH3 और यहाँ पर भी क्या होगा CH3, यहाँ पर प्लस, ये भी गवर्न कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी को। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर अल्फा H9 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, और यहाँ पर 3Me ग्रुप का क्या लग रहा है +I। तो हम लोग इन दोनों ही कार्बोकेटाइन को क्लासिकल कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इस तरीके से CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको हम लोग एकदम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। और ऐसे ही हम लोग एक कार्बोकेटाइन की बात और कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव इस तरीके से ले आऊँ मान लो, तो हम लोग इसको बोलते हैं नोर बोर्नेन सिस्टम या नोर बोर्नेन बोलते हैं। तो यहाँ से कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ये जो पूरी की पूरी स्टडी होती है हम लोग एक स्पेशल रिएक्शंस में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है NGP रिएक्शंस। NGP रिएक्शंस बोले तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। तो जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उस केस में मैं आपको बहुत डिटेल में एक कैटेगरी पढ़ाऊंगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि सर आखिरकार नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं। तो अभी आपके लिए इतनी ही जानकारी काफी है। दो तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं, एक क्लासिकल होता है और एक नॉन क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, और नॉन क्लासिकल होते हैं जिनकी हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ और ही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो अब हम लास्ट पोर्शन इस लेक्चर का बात करते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन। तो अब
अब हम बात करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जहां पर कार्बोकेटाइन की बात की जाती है, इसको हम लोग डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में सारे के सारे को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद करो, जैसे मैंने आपको भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, तो उस समय कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब मैं आप लोगों को एडिशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही दूसरी जो रिएक्शन होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस आपको ये चीज नोट कर लेनी है कि कहां कहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कहां कहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ताकि जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊं तो आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ जाएं। चौथी और होती है एक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक पांचवी रिएक्शन और होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एकदम स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शंस होती हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बहुत हद तक तो मैं रीअरेंजमेंट एक लास्ट लेक्चर में समझाऊंगा इसके, लेकिन फिर भी आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल इतनी रिएक्शंस होती हैं जहां पर कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को देखा जाता है। और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कुछ नेम रिएक्शंस। जब हम लोग नेम रिएक्शंस वगैरह का पोर्शन अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस आ जाएंगी। जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नाम है सारे के सारे, उसके बेसिस पर होती हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो हमारे पूरे कार्बोकेटाइन के टॉपिक में 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन। दूसरा जो टॉपिक है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक आपके लिए बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की थोड़ी सी आइडिया दूं कि आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो आपको पता है यह एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इसको किसकी चाहत होगी? इसको चाहत होगी उन सभी ग्रुप्स की जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। तो चाहे +R हो, चाहे +H हो, चाहे +I हो, मतलब कुल मिला के जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। उल्टा बोल दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने कार्बोकेटाइन के केस में जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था जीओसी के टाइम, तो हमने डिटेल में बात की थी, लेकिन इंडक्टिव ही वहां पर हमने लगाया था। लेकिन अब हम रेजोनेंस भी लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएंगे, इंडक्टिव भी लगाएंगे, और कुछ हमारे पास मिसलिनियस कार्बोकेटाइन होंगे। उन मिसलिनियस कार्बोकेटाइन के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब मिसलिनियस कार्बोकेटाइन में बहुत बहुत फेमस कार्बोकेटाइन आएंगे। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, जिसको मैं आईआईटी कार्बोकेटाइन भी कहता हूं क्योंकि आईआईटी में बहुत अच्छे सवाल पूछा जाता है, और एक डांसिंग रेजोनेंस। ये सारे ही टॉपिक को हम लोग डिटेल अगले लेक्चर में एकदम सेपरेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक हमारा स्टेबिलिटी होगा, और तीसरा टॉपिक होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।